मोदी जी तो कहते हैं उनका 56 इंच का सीना है, तो अब आप दिखाइए। आज आपको मन की बात करनी है, आप अपने मन की बात में बताइए ना कि खिलाड़ियों के मन की क्या बात है। आप इनके समर्थन में भी कुछ बोलिए। इतना बेटी बचाओ का आपने जो नारा उछाला था, जो दरअसल एक चेतावनी थी हमारे आप जैसी स्त्रियों को कि बीजेपी आ रही है, बच जाओ। अच्छी बात है, आप सारे अपराधियों पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। अभी आप बाकी सब छोड़िए, अभी तो इस मसले पर ही ना तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने, ना हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, इनमें से किसी ने अभी कार्रवाई तो दूर की बात है, एक बयान तक नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी लॉयल्टीज कहाँ हैं, इनकी मंशा क्या है। इसलिए देश की जनता को समझ जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आंदोलन चलता रहा और जिस जज्बे के साथ ये तमाम खिलाड़ी मैदान में डटे हुए हैं, अगर इसी जज्बे के साथ ये डटे रहे और साथ ही देश के बाकी तबके भी इनके समर्थन में आए और ये वास्तव में एक जन आंदोलन बन पाया, तो जाहिरा तौर पे बीजेपी को पीछे कदम हटाने पड़ेंगे। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आज किसी भी हम आंदोलन को, किसी भी प्रोटेस्ट को अलहदा तौर पे नहीं देख सकते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि आज तमाम रेसलर, तमाम पहलवान जंतर मंतर पे हैं, लेकिन आज से पहले मजदूरों ने लेबर कोड्स के खिलाफ जो है आंदोलन किए थे, वो भी सड़कों पर थे। छात्रों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, वो भी सड़कों पर थे। अग्निवीर योजना जब ये लेकर आए थे तो तमाम नौजवानों ने जो सेना में भर्ती होने जा रहे थे वो भी सड़कों पर थे। ये बात समझनी पड़ेगी कि मोदी सरकार, बीजेपी और संघ परिवार की नीतियां जन विरोधी नीतियां हैं। देश का कोई भी तबका, मेहनत करने वाली आबादी इनकी मार झेल रही है। और क्या वजह है कि ये तमाम लोग अलग अलग मसलों पर, अलग अलग वक्त पर सड़कों पर उतर रहे हैं, जंतर मंतर पे उतर रहे हैं। और अब जंतर मंतर पे भी मैं बताना चाहूँ, यहाँ पर भी ये पहले एक ऐसा स्पेस था जहाँ पहले धरना प्रदर्शन करते थे, अब आपको यहाँ पर भी परमिशन लेनी पड़ती है। और अभी आप खिलाड़ियों के मसले में ही देखिए, दिल्ली पुलिस ने इनसेंसिटिव रवैया दिखाते हुए बिजली काट दी, पानी रोक दिया। क्या दिखा रही है? दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, बिना ऊपर से आदेश के तो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो क्यों वो किस चीज़ से डर रहे हैं? क्योंकि उनको भी लग रहा है कि आंदोलन बड़ा हो सकता है, इससे बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं और उनको खतरा नजर आ रहा होगा। आपको लगता है कि भविष्य में खेल में लोगों में जो लड़कियां हैं, बच्चे जो आना चाहती हैं, उनमें एक डर बन जाएगा इन हालात को देखकर? जाहिर तौर पे ऐसे लोग अगर हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे, ऐसे लोग अगर प्रेसिडेंट होंगे, अगर ऐसे लोग इन तमाम फेडरेशंस के ऊपर काबिज होंगे जो कि बाहुबली नेता हैं और जो बीजेपी जैसी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक फांसीवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पे कोई भी स्त्री कैसे सेफ महसूस कर सकती है? अभी आप खुद ही देखिए, हरियाणा में संदीप सिंह खेल मंत्री थे। आपको मैं बताना चाहती हूँ, कल जो कंप्लेनेंट थी उनको एक फॉर्च्यूनर ने टक्कर मार दी, वो बाल बाल बची हैं। किसी मीडिया ने कवर नहीं किया, नहीं करेंगे, उनके लिए मसला नहीं है, वो बाल बाल बची हैं। कौन है वो लोग जो उनको मारना चाह रहे हैं? कौन है वो ताकतें जो बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों की गिरफ्तारी से घबरा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं उनका 56 इंच का सीना है, तो अब आप दिखाइए। आज आपको मन की बात करनी है, आप अपने मन की बात में बताइए ना कि खिलाड़ियों के मन की क्या बात है। आप इनके समर्थन में भी कुछ बोलिए। इतना बेटी बचाओ का आपने जो नारा उछाला था, जो दरअसल एक चेतावनी थी हमारे आप जैसी स्त्रियों को कि बीजेपी आ रही है, बच जाओ। हम समझ नहीं पाए थे, बेवकूफ़ बन गए थे, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। तो लेकिन बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि ये डर तो बैठा ही रहेगा ना, अगर इस तरीके के लोग संदीप सिंह और बृजभूषण जैसे लोग फेडरेशंस के और मिनिस्टर्स होंगे, तो कैसे आप सेफ महसूस करेंगे? 10 बार आप सोचेंगे। और जाहिरा तौर पे इनसे तो लोग इस टाइम, स्त्रियां तो घबरा के ही रहेंगी कि ये तो भाई पता नहीं कल को क्या कांड कर दें। उन्नाव से लेकर कठुआ में जो सब कुछ हुआ है, कौन नहीं जानता है। मतलब आपने कंप्लेनेंट की पूरे परिवार को, सारे गवाहों को मार दिया। मतलब हद है ना ये। आप इसको आप क्या बोल सकते हैं? नंगी तानाशाही है। और आज अगर हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। फिलहाल अभी आपको क्या कहना है? मुझे बस ये कहना है कि 2024 से पहले बीजेपी चूंकि हारने वाली है, अब हार अपनी सामने देखते हुए ये फिर पुलवामा जैसा कोई
कांड कर सकते हैं, जिसकी सच्चाई अभी इन्हीं के पार्टी के भूतपूर्व नेता थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने बताया, और काफ़ी इनके करीबी भी थे क्योंकि वो गवर्नर थे। उन्होंने बताया कि पुलवामा किस तरीके से पूरा का पूरा इसी बीजेपी और जो है होम मिनिस्ट्री का किया धरा था। उन्होंने इनकी पूरी साजिश को बेनकाब किया। देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि फिर कोई पुलवामा जैसी घटना, कोई देश में बड़ा दंगा, कोई इस तरीके का फसाद हो सकता है कि हम लोग आपस में कट मरे। देखिए, कोई भी दंगा फसाद होता है, चाहे वो बॉर्डर पे, सरहद पे लड़ रहा सेना का जवान हो या सड़कों पर जब तलवार और त्रिशूल देके तथाकथित हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक उन्मादी भीड़ को उतारा जाता है। ये आम घरों के लड़के लड़कियां जिनके हाथों में ये त्रिशूल थमाते हैं। इसमें कोई नरेंद्र मोदी, कोई ओवैसी, कोई तोगड़िया, कोई अमित शाह, कोई नेता का बच्चा नहीं मरता। इसमें हमारे आपके आम घरों के बच्चे मरते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा, इनकी साजिश को समझना पड़ेगा। 2024 से पहले अपनी हार को देखते हुए ये फिर इस तरीके का कोई कांड कर सकते हैं, सावधान रहना होगा। इसके साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ कि ईवीएम जो कि पूरी की पूरी दुनिया में तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपीय देश हैं, वो भी वापस बैलेट पेपर पर आ गए हैं। क्यों नहीं ये बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं? क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, ईवीएम के जरिए भी कुछ ना कुछ हो सकता है। देश की जनता को इसको भी मसला बनाना चाहिए कि ईवीएम नहीं हो, ईवीएम की जगह पर बैलेट के जरिए चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आप भरोसा कर सकते हैं इन पर, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 2014 से अब तक का। तो मैं तो यही कहूँगी, सचेत हो जाइए, अपने विकल्प का निर्माण कीजिए, क्रांतिकारी विकल्प। मैं तो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWP से। अपने क्रांतिकारी विकल्प तो खड़ा करना ही है, लेकिन साथ ही साथ 2024 में इनका अगर एक भी साल सत्ता का अगर ये उसके बाद रहे तो वो एक एक दिन हमारे लिए भारी होगा। ये हमारे लिए आत्महत्या, खुदकुशी के समान होगा। तो मैं तो यही कहूँगी लोगों को कि संभल जाए और इनकी तमाम साजिशों से सतर्क रहें।